हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। पूरे कंटेंट्स 2024-2025 से रिलेटेड होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करना, ये पूरा लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से होने वाला है। तो चलो देरी किस बात की है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट पे। जैसा कि चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, तो पूरा चैप्टर ओवरऑल देखने को मिलने वाला है आप लोगों को स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन से रिलेटेड कि यार आप लोगों को कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, कौन सा किस तरीका का न्यूट्रिशन लेना है बॉडी के अंदर, है ना, कौन सा फूड खाना है आप लोगों को, जिससे कि कौन सा फूड कंज्यूम करना है जिससे कि आप लोगों की ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिल सके। ठीक है, ओवरऑल बात करेंगे कि यार कौन सा फूड सर्वाइवल के लिए सही रहता है ना, कौन सा फूड मसल्स के लिए सही रहता है। बहुत सारी चीजें बायो से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है, पर आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इसके अंदर अच्छे फूड, हेल्दी फूड्स जो होते हैं उसके बारे में बताना है ना। और बेसिक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी दे रखी है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वो डिफाइन में लिख के आना है, बेसिक सी चीजें लिख के आना है, पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यार आप लोगों की जो बॉडी की मसल होती है उनमें अच्छा प्रोटीन वाला फूड डालोगे तो ही वो ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगी, अदरवाइज कोई डेवलपमेंट देखने को मिलती नहीं है। देखो इसमें अंदर भी पॉइंट में भी यही दे रखा है कि यार फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर इंडिविजुअल के लिए, जिसकी बॉडी को डेवलप करने के लिए, है ना। और क्या दे रखा है, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपकी बॉडी का डेवलपमेंट, माइंड का भी डेवलपमेंट हो पाए, है ना। और क्या यही सब चीज़ें दे रखा है कि यार ग्रोथ करने के लिए, एनर्जी के लिए, सेफ्टी के लिए, हेल्थी लिविंग के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ता है। तो ओवरऑल चैप्टर के अंदर पूरा यही देख के रखा है। तो हमारा अगला टॉपिक दे रखा है यहाँ पर बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, एक नॉर्मल डाइट होती है, एक बैलेंस डाइट होती है। तो नॉर्मल डाइट क्या होती है, जिसके अंदर यार सिर्फ आप फूड कंज्यूम कर रहे हो सर्वाइवल के लिए, है ना, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। पर बैलेंस डाइट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बैलेंस डाइट के अंदर सारी चीज बराबर मात्रा में ली जाती है। ठीक है, अब यहाँ तो ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ आप लोगों को स्पोर्ट्स वाले या जिम वाले ही बैलेंस डाइट को प्रीफर करते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर बैलेंस डाइट, अगर कोई एक बंदा दुबला है, ठीक है, उसको हेल्दी बॉडी करनी है तो उसको भी बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। या एक बहुत बंदा बहुत ज़्यादा मोटा है, अगर उसको अपनी परफेक्ट बॉडी करनी है, हेल्दी बॉडी करनी है, तो उसको भी बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। अब भैया बैलेंस डाइट होती क्या है, तो बैलेंस डाइट क्या दे रखी है इसमें डेफिनेशन, बैलेंस डाइट इज दैट डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एक्सेट्रा इन करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर इफिशिएंट वर्किंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये आपकी डाइट के अंदर शामिल होने चाहिए, वो भी बराबर मात्रा के अंदर, जिसके थ्रू आपकी बैलेंस डाइट बनती है। जब भी एक बंदा हेल्दी बॉडी के लिए जाता है तो उसको ये सब चीजें लेनी पड़ती है। आप नॉर्मल फूड कंज्यूम करते हो, उसमें आपको पता थोड़ी होता है कि आप कितना फैट खा रहे हो, कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, मिनरल सब जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पर बैलेंस डाइट जब भी बनाता है कोई आपका डाइटिशियन, तो आप लोगों को ये सारी चीज लगाता है, देता है वो, है ना, कि आपको ये सुबह खाना है, ये शाम को खाना है, आपका पूरा डाइट प्लान किया जाता है, उसके थ्रू आप लोग बैलेंस डाइट लेते हो। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहा है वो कि आप लोगों को किस तरीके से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को लेना है, उसको ही हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो यार फूड जो होता है उसमें 3 मेजर फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से 3 मेजर फंक्शन होते हैं, तो यार देखो, एक बॉडी बिल्डिंग वाले फूड होते हैं, एक एनर्जी गिविंग करते हैं वो वाले फूड होते हैं, एक प्रोटेक्ट कर रहे हैं बॉडी को आप लोगों को वो वाले फूड होते हैं। तो 3 मेजर फंक्शंस में बॉडी बिल्डिंग वाले फूड्स को रखा गया है, एक एनर्जी गिविंग वाले फूड्स को रखा गया है, एक प्रोटेक्टिंग बॉडी, मतलब किस तरीके से बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे वो फूड, आप लोगों को इस तरीके से 3 मेजर फंक्शंस फूड के बताए गए हैं। अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ, आपके घर में जो आप लोग फूड ले रहे हो, क्या वो एक बैलेंस डाइट है? नेक्स्ट टॉपिक हमको दे रखा है न्यूट्रिशन। तो भैया न्यूट्रिशन और फूड दोनों अलग अलग चीज़ है। फूड क्या है, सिर्फ हम सर्वाइवल करने के लिए जो खाना खा रहे हैं उसको हम फूड बोल रहे हैं। पर यहाँ न्यूट्रिशन जो वर्ड है थोड़ा सा डिफरेंट है। न्यूट्रिशन एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर आप अपनी बॉडी को नरिश करते हैं, ऐसा खाना है वो जिससे आप बॉडी को नरिश कर रहे हैं, जिससे आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है बॉडी की, है ना। तो वही चीज़ है कि फूड सिर्फ सर्वाइवल के लिए होता है, पर न्यूट्रिशन लेना बराबर बॉडी में, है ना, तो वो आपकी बॉडी को नरिश करता है। देखो यही दे रखा है इसके अंदर भी, न्यूट्रिशन इज अ डायनामिक प्रोसेस विच कंप्राइजेस कंजप्शन ऑफ फूड टू रिमेन हेल्दी एंड इट इज एसेंशियली द प्रोसेस ऑफ नरिशिंग और बीइंग नरिश्ड। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। मतलब कि न्यूट्रिशन जो है वो बराबर मात्रा में हेल्दी फूड होता है जो आप लोग कंज्यूम करते हो, जिससे कि आपकी बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके आगे भी यही दे रखा है, वी कैन से दैट द न्यूट्रिशन इज दैट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच द फूड दैट इज कंज्यूम्ड
is observed for nourishing the body, which builds the body, give energy and safeguard the body against diseases. मतलब सीधी सी बात है कि आपकी बॉडी में जब आप फूड इंटेक कर रहे हो या न्यूट्रिशन वाला फूड इंटेक कर रहे हो तो वो सभी पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, जिससे सभी बॉडी टिश्यूज को, जितनी भी मसल्स है, सबको एनर्जी या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चीज़ें मिलेगी, जिससे कि आपको डिसीजेस जो रहेगी उससे भी आप लोग प्रिवेंट हो पाओगे। ठीक है, आपको बॉडी बिल्ड भी करेगा, वो आपकी एनर्जी भी देगा, आपको सेफ गार्ड बन के रहेगा। ठीक है, तो यही ओवरऑल दे रखा है न्यूट्रिशन वाले चीज़ को। तो न्यूट्रिशन ये होता है। सो आपको दे रखा है अब नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिएंट। तो अब न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन थोड़ा अलग 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 चीज़ें हैं। अब देखो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या चीज़ है, तो न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल इंग्रेडिएंट्स विच आर इसेंशियल। मतलब एक केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि इसेंशियल होते हैं। आप जितना भी डेली आपकी बॉडी के अंदर एक्टिविटी होती है उसको टेक प्लेस कराने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग होती है ना, है ना, जिसके थ्रू क्या होता है, आप लोग अपना जितना भी फूड कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप बराबर मात्रा में ले रहे हो, है ना, कौन से न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दो प्रकार के, आप लोग जिनके बारे में पहले से ही जानते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, है ना, मिनरल, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सब जो आपके हैं ये न्यूट्रिएंट्स है ना। तो इनके बारे में आप पहले से ही जानते हो और आप लोग ये अपने फूड में इंटेक भी करते हो। पर कौन से फूड में, जो सिर्फ बैलेंस डाइट में होता है। ठीक है, आप लोग जो फूड इंटेक कर रहे हो उसके अंदर भी होते हैं पर वो बराबर मात्रा में नहीं होते हैं। और बैलेंस डाइट क्या बोलती है, जिसमें बराबर मात्रा में ये सब इंग्रेडिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स अगर आप लोग शामिल करते हो तो आपकी हेल्दी बॉडी रहेगी। अदरवाइज आप लोग मतलब फैटी हो जाओगे यार, आपकी हेल्दी बॉडी नहीं रहेगी, आप लोग अनहेल्दी रहोगे। ठीक है, पता चल रहा है आप लोग यार न्यूट्रिएंट्स लेने की जगह आप लोग मोमोज खा रहे हो ठेलों पे जाके। तो मोमोज खाने से होगा कुछ भी नहीं, मोमो खाने से आप लोगों की बॉडी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। अब आप लोगों को पूछना चाहिए कि सर क्या इसको कैरेक्टराइज किया गया है, तो बिल्कुल कैरेक्टराइज किया गया है। आप लोगों को दो प्रकार से देखने को मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स। कौन से होते हैं, तो भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से इसको कैरेक्टराइज किया गया है। ठीक है, अब आप लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमेशा याद रखना ये लार्ज अमाउंट में फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर। फॉर एग्जांपल आप लोग किसी बिस्किट को भी देखोगे तो उसके पीछे जो रैपर होता है वहाँ पे लिखा हुआ होता है वहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो आप लोगों को हमेशा ग्राम में देखने को मिलती है उसकी क्वान्टिटी जो भी लिखी हुई रहेगी। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो लिखा हुआ रहेगा वो हमेशा मिलीग्राम में लिखा हुआ देखने को मिलेगा आप लोग। तो आप कोई सा भी चेक भी कर सकते हो, आप लोग कोई सा भी फूड इंटेक के या रैपर में जो पैक्ड आते हैं फूड उनको, कि उसके पीछे कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं हम लोगों को उस फ्रूट से, या कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, मैक्रो और माइक्रो दोनों चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमको दे रखा है कार्ब्स, जिसका पूरा नाम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो यार आप लोगों को पता है, मैं इस सब चीज़ों को समझाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों को अगर एग्जाम में ये सब चीज़ें पूछी जाती है तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या बनेगा कि यार मैक्रो और माइक्रो के बीच में अंतर बता दो आप लोग। तो ठीक है, आप लोगों को पता होंगे, है ना। तो अब आपको मैक्रो और माइक्रो के बीच में अंतर बता दो या कार्ब्स पूछ लिया है तो आप लोगों को इसको पूरा लिख के नहीं आना है या कुछ बायोलॉजिकल टर्म लिख के नहीं आना है आप लोगों को। इसका सिर्फ आपको मेजर सोर्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, इसके कुछ दो एक एग्जाम्पल आना चाहिए और एक दो पॉइंट लिखते आना चाहिए, ज़्यादा आप लोगों को डिफाइन में लिख के नहीं आना है कुछ भी चीज़। ठीक है, यही पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अब पढ़ लेते हैं हम कार्ब के बारे में। तो कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, तो यार सबसे पहले जो आप लोगों को एनर्जी इंस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए जो दिया जाता है वही हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे फूड्स के अंदर होता है, आपको ऑब्वियसली पता है। ठीक है, ये एक मेजर रोल प्रोवाइड करता है आप लोगों को एनर्जी देने के लिए। यार आप लोगों ने देखा होगा यार कि असेंबली होती है हमारे स्कूल में तो कुछ बच्चे फटाक से टपक जाते हैं, है ना, मतलब गिर जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कुछ खा के नहीं आते हैं सुबह सुबह। ठीक है, तो फिर हमारे यहाँ के टीचर उन लोगों को क्या देते हैं, ग्लूकोज दे देते हैं भाई कि यार, और कुछ बच्चे बहाना भी मारते हैं। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं हम किसी को यार एनर्जी चाहिए रहती है तो हम इंस्टेंट इंटेक के लिए उसको यार 1 बनाना दे देंगे जिससे कि उसको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो यही सब चीज़ दे रखी है कि कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फॉर ऑलमोस्ट एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज़ अ मेजर फ्यूल फॉर मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है ये आपको, है ना। एंड मेन चीज़ क्या है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोवाइड करता है, मतलब यार लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस जो होता है उसमें आपको डिवाइड करता है। मतलब आपको अगर कोई सा लॉन्ग वर्कआउट करना है अगर, तो उसके लिए आपको पहले से क्या करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करने पड़ेंगे, कंज्यूम करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब ऐसा नहीं है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए, आपको 2 बनाना खाने को बोला है तो आप 10 बनाना खा जाओगे।
आप खाओगे तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमारा कार्बोहाइड्रेट से तो सर फैट बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं होता है, फैट नहीं बढ़ता है। आप लोगों को 2 आलू खाने को बोला है तो आप 2 ही आलू खाना है आपको लोग, ठीक है, क्योंकि 2 आलू के अंदर जितने भी एनर्जी होती है वही मिलेगी आप लोगों को। आप ज़्यादा आलू खा लोगे तो वो क्या होगा, वो जाके काय में कन्वर्ट होता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ज़्यादा खा लोगे तो वो आपके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा फैट, ठीक है। फिर आपको वो कभी यूज़ करने को मिलेगा जब आपके पास कोई खाना नहीं रहेगा, जिस दिन घर में दाल चावल बने रहेंगे, तो उस समय फिर आप ये वाला फूड जो रहता है आपका, जो बचा कुचा रहता है, तो आपको बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए वो फूड हमारी बॉडी यूज करती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को एक मतलब बायोलॉजिकल टर्म है, ये लिख के नहीं आना है, पर ये ऐसा होता है ना। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और क्या दे रखा है इसके अंदर कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी, स्पेशली ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को चलाने के लिए भी हमको कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है ना, और कहाँ स्टोर होता है, तो याद रख लेना लीवर और एडिपोज टिश्यूज में आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो अगर आप ओवर एक्सेसिव मात्रा में ले लेते हो तो वहाँ पे स्टोर होता है। ये चीज़ आपको मेन चीज़ें लिख के आनी है, ज़्यादा लिखना नहीं है इसके अंदर। देन हम ले देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो ये सॉल्यूबल इन वाटर नेचर के होते हैं, है ना, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, और जो नेचर में होते हैं वो मीठे होते हैं। You can't play that around me. What? You can't play that around me. Oh. Stop. Oh. अरे ये वाले नहीं, ठीक है। एंड देन आप लोगों को एग्जाम में ये लिख के नहीं आना है, आप लोगों को बताना है कि एग्जाम में फॉर एग्जांपल क्या क्या होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज जो होते हैं, इनका नेचर जो होता है ये स्वीट होता है, ठीक है ना। ये सब क्या है, तो यार इनके शुगर का क्वांटिटी कुछ ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका रिवर्स होता है हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, तो ये होता है, ये नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब सॉल्यूबल इन वाटर नहीं होता है, ठीक है, स्वीटर नहीं, मीठा नहीं होता है ये, ठीक है। एंड देन क्रिस्टलाइन नेचर का नहीं होता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोग अब मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि यार सिंपल कार्बोहाइड्रेट फूड कौन से होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड कौन से होते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक दे रखा है यहाँ पर प्रोटीन्स। तो यार प्रोटीन्स क्या होता है, तो यार प्रोटीन जो होता है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मतलब यार बॉडी के अंदर जितने भी मसल होते हैं उसको बनाने के लिए जो काम के लिए फूड होता है वो होता है प्रोटीन। मतलब अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे तो आपकी कोई सी भी मसल हो, कहीं की भी मसल हो, आपके हाथ की भी मसल हो, वो नहीं रहेगी, मतलब वो डेवलप ही नहीं होगी, ठीक है। इसलिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप बोलोगे यार प्रोटीन कितना कंज्यूम करना चाहिए, तो आपका जो वेट होता है, बॉडी वेट होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट 72 है, तो मेरे को 72 ग्राम डेली प्रोटीन लेना ही चाहिए अगर मेरी बॉडी के अंदर। अगर मैं नहीं लूंगा, उससे कम लूंगा, तो मेरी बॉडी दुबली होने लग जाएगी। अगर मैं उससे एक्सेसिव मात्रा में लूंगा तो मेरी हेल्दी बॉडी दिखने लग जाएगी, ठीक है। इसलिए प्रोटीन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन सिर्फ ना कि हमारे मसल्स को, बल्कि हमारे जो नाखून होते हैं उनको बढ़ाने में, बाल होते हैं उनको बढ़ाने में, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, जो कि आपकी बॉडी के हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, मसल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो याद रखना ये सब चीज़ें होती है। तो इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो अमीनो एसिड, है ना, वो क्या देता है हमको, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या है, ये हमारे जितने भी लिगामेंट्स होते हैं, जितनी भी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि लाइक एंजाइम, हार्मोन, ब्लड, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इतना बॉडी के अंदर आपको डेली इंटेक करना ही चाहिए जितना कि आपका वेट है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इसके क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं बॉडी के, सबको पता है प्रोटीन लेने कौन कौन से सोर्स होते हैं। लोग ले दे के प्रोटीन के नाम पे एक ही चीज़ दिखते हैं, जो कि आजकल वो जिम में लोग डब्बे लेके आते हैं, वो भी एक प्रोटीन है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही है। आप लोगों को नॉर्मल फूड से भी मिल जाता है प्रोटीन, जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं, तो पल्सेस है, दूध पीते हो आप उससे प्रोटीन मिल जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उससे प्रोटीन मिल जाता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, एग के अंदर प्रोटीन, मीट के अंदर प्रोटीन, ग्रेन के अंदर प्रोटीन होते हैं, और ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल्स, बहुत सारी चीज़ों में प्रोटीन देखने को मिल जाता है। और भी आप लोग लिख सकते हो, जो कि आपको मन से लिखना है, ठीक है। यही सब चीज़ें लिख के आना है, कोई ज़्यादा लिख के नहीं आना है, बेसिक बेसिक सी चीज़ें लिख के आनी है। आप लोग जितना लार्ज लिख के आओगे आप लोगों को उतने मार्क्स मिलने नहीं वाले हैं, ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी कि ज़्यादा लिखोगे तो मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। सिंपल चीज़ें लिखो, मेन सोर्स लिखो, है ना, बेसिक उसकी मेजर प्रॉपर्टी लिख के आ जाओ, आप लोगों को फुल ऑन फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमको दे रखा है फैट। तो फैट भी एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। तो फैट क्या काम करता है, तो याद रखना, फैट हमारा जो है हार्मोन्स जनरेट करने का काम करता है। फैट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। फैट हमारी जितनी भी ज़्यादा ओवर मसल्स होती हैं उनको रिपेयर करने का भी काम करता है ना। और बोल सकते हो आप फैट जो होता है
जो होता है आप लोगों की जो जितनी भी स्टोर एनर्जी होती है, जितना भी आपने स्टोर किया हुआ है, उसको स्टोर एनर्जी को यूज कराने का भी काम फैट ही करता है, ठीक है। तो आप ले दे क्या, अगर आप मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यार 1 ग्राम फैट के अंदर कितनी कैलोरी होती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर हमारे कार्बोहाइड्रेट एक के अंदर 4 ग्राम एनर्जी मिलती है हमको। तो 1 ग्राम फैट से यहाँ पर हमको 9 कैलोरीज मिलती है। तो यार क्या इंपॉर्टेंट हुआ, फैट इंपॉर्टेंट हुआ कि यार कार्बोहाइड्रेट हुआ। मैं क्वेश्चन करना पूछ भूल गया आपसे कि यार 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कितनी एनर्जी होती है, ये आप लोग मेरे को आंसर करके बताना और सर्च करके बताना, ठीक है। तो फैट क्या होता है, हमारे फैट जो होता है वो स्टोर्ड होता है बॉडी में, है ना, इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हो इसको, क्योंकि यार फैट जो होता है वो स्टोर हो जाता है, फिर एट ए टाइम जब आप लोग बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं होता है ना, जब आप लोग भूखे रहते हो, जब आपको जो एनर्जी बॉडी के अंदर जीवित करने के लिए रख रही है वो फैट ही होती है, ठीक है। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना। और फैट कौन कौन से विटामिन में भी प्रेजेंट रहता है, कौन से, तो यार ए, डी और ई और के में भी इंपॉर्टेंट होता है ना, इनमें फैट अवेलेबल होता है, ठीक है। और जितने भी लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस एक्टिविटी होती है, जैसे कि यार मेरे को मैराथन में भागना है, तो मैं पहले से ही फैट वाली चीजें खा लूँ, या पोटैटो खा लूँ कुछ लार्ज अमाउंट में, है ना, जिससे मेरे को कार्बोहाइड्रेट साथ ही फैट भी मिल जाए, जिससे हमारा एनर्जी बहुत ज़्यादा बनी रहे, ठीक है। तो ये फैट के इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना। और मैंने जैसा कि बताया ये हार्मोन्स को भी ग्रोथ करता है, ठीक है। तो फैट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फैट भी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सेचुरेटेड फैट होता है, एक अनसेचुरेटेड फैट होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेचुरेटेड फैट को। तो ये जो होता है हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। अब आप लोगों को इसके अंदर डीप नहीं पढ़ने जाना है कि यार मोनोसेचुरेटेड फैट क्या होता है, पॉलीसेचुरेटेड फैट क्या होता है। नॉर्मल सा लिखना है कि सेचुरेटेड फैट इट विल इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन अवर बॉडी, ये जो बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। अनसेचुरेटेड जो फैट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनसेचुरेटेड फैट होता है ये एक अच्छा फैट होता है, और सेचुरेटेड फैट होता है ये बहुत ज्यादा खराब फैट होता है। ज्यादातर आप लोगों को मीट के अंदर देखने को मिलेगा, या जो लोग बोल सकते हैं जो बड़े साहब वगैरह खाते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा ये अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड फैट के अंदर होता है, ठीक है। तो ठीक है, ये होता है आपके फैट्स के अंदर। तो यही लिख के आना है, ज्यादा डीपली नहीं लिख के आना है आप लोगों को, और ज्यादा डीपली फैट वेट समझाना नहीं है बायो वाले टर्म्स में भी। अगर नॉर्मल भी लिखोगे तो पूरे फुल ऑन फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा हुआ है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो है वाटर। तो यार पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना पानी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं, इसलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर रखा गया है। फोर्थ हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। तो पानी जो होता है वो हमको हमेशा रोज पीना चाहिए, और अगर पानी नहीं पियोगे तो आप लोग निपट जाओगे, ठीक है। तो पानी भी हम लोगों को क्या करता है, तो यार हमारे एक्सीलेटरी सिस्टम को बढ़ा के रखता है, मतलब मेंटेन करके रखता है। साथ ही पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जितने भी आप लोग खाना वाना खाते हो इधर उधर, आपके बॉडी टिश्यूज में जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स जाने रहते हैं वो इसी के थ्रू जाते हैं, और आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके भी यही रखता है, ठीक है। साथ ही आप लोगों के फेस के अंदर जो ग्लो आता है वो है ना पानी पीने से ही आता है। तो 5 लीटर पानी पिया करो। इधर उधर जाके विटामिन सी के आप लोग वो लगाते रहते हो क्रीम व्रीम, वो मत लगाओ, ठीक है। उससे कुछ नहीं होने वाला है। 5 लीटर पानी पियो, आपके अंदर यूं ही ग्लो आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पानी पीना। नेक्स्ट हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यार जैसा कि पता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में लिए जाते हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में लिए जाते हैं, ठीक है। बट ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होती है उसको करवाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कौन सी केमिकल प्रोसेस होती है यार, तो जितनी भी प्रोसेसेस होती है लाइक बॉडी को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ में ही सपोर्टिव रोल में भी होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के सपोर्टिव रोल में भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का वेरी इंपॉर्टेंट थिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और साथ ही जितने भी डिसीजेज रहती है हमारी बॉडी को, और जितनी भी डिसीजेज होती है उससे बचाने का भी काम कौन करते हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कोविड के टाइम पे बहुत मल्टीविटामिन की गोलियां बिकी थी, तो जितनी भी सब्जियां खाना, हरी सब्जियां खाना, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उनसे मिलते हैं हमको, मिनरल्स विटामिन इन चीज़ों से मिलते हैं। तो विटामिन की गोलियां है ना, लोग मल्टीविटामिन की गोलियां खाते थे, ठीक है। किस लिए खाते थे, क्योंकि इनके अंदर सब्जियों के अंदर बहुत सारा लार्ज अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर भी आप लोगों को बोलते हैं कि यार ये लोग यही खाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए, ग्रीन सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मिनरल। तो मिनरल क्या है, मिनरल एक ऐसे प्रकार का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो बेसिक फंक्शनिंग होती है उसको करवाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब यही डेफिनेशन आपको लिख के भी आनी है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि यार बायो वाले की बहुत ज़्यादा डीप में लिख के आना है, यही लिख के आनी है फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन, ठीक है। जितनी भी बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है तो वो मिनरल के थ्रू होता है, ठीक है। तो हमारा जो 4% मिनरल होता है बॉडी के अंदर, उसमें से 3/4 कैल्शियम से
मिलता है एंड फॉस्फोरस से मिलता है, और रिमेनिंग जो होता है हमारे अदर मिनरल से मिलता है। ठीक है, तो जो मिनरल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल। माइक्रो मिनरल को ट्रेस मिनरल्स भी बोलते हैं, ये याद रख लेना आप लोग। ठीक है, और ये आप लोगों को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दो प्रकार के मिनरल्स कौन से होते हैं, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। मैक्रो मिनरल्स कौन से होते हैं, तो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस होता है। और माइक्रो मिनरल्स जो होते हैं, है ना, वो कौन से होते हैं, तो आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कार्बन और कोबाल्ट, ये आपके माइक्रो मिनरल्स होते हैं या ट्रेस मिनरल्स होते हैं। तो ये लोग, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग बिल्कुल जैसी लिखी है वैसी की वैसी एग्जाम में लिख के आओगे। ठीक है, तो आपको फुल एंड फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगला हमारा दे रखा है विटामिन। सेकंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। तो विटामिन क्या है, तो विटामिन हमारी बॉडी को हेल्दी और साथ ही जितनी भी बीमारियों से बचाने का काम करता है वो हमारे विटामिन से करता है। ठीक है, ये भी स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, पर साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो आपके अपन ने मिनरल पढ़ा है वो मिनरल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी को मतलब डिसीजेस से बचाने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, विटामिन आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कार्बन, है ना, दे आर वेरी इसेंशियल फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी। विटामिन आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप अवर बॉडी हेल्दी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो विटामिन भी यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। सो फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई आते हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है, तो बी के भी बहुत सारे होते हैं, B1, B2, B3, B4, नहीं B4 नहीं होता है, B5, B6, B12, B9 और B7, और विटामिन सी, ये सब वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, इनको याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज ट्रिक बताता हूँ। अब याद ये रखना है यहाँ पर कि आप लोगों को कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो याद रखो A, B, D, K, E, C, है ना, यही होते हैं। ठीक है, इतने प्रकार के विटामिन होते हैं। तो A, B, C, D, E और K, इनमें से जो BC है ना, वो होता है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब आप ये लोग एक बात बताओ मेरे को, अगर सड़क चलते अगर किसी व्यक्ति को अपन BC बोल दें तो पानी पानी हो जाता है। तो BC जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और बाकी के रिमेनिंग है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। यही इसकी ट्रिक है, जो BC वर्ड होता है ना, वो सिर्फ वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर आता है और फैट सॉल्युबल के अंदर रिमेनिंग वाले आते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना इस ट्रिक से। तो अब आप लोग एक चीज़ याद रखो कि यार विटामिन से रिलेटेड इसके बारे में आता क्या है एग्जाम में। तो विटामिन से रिलेटेड इसके बारे में पूछा जाता है कि यार कि विटामिन का जो केमिकल नाम है, इसका जो केमिकल नेम होते हैं विटामिन के, वो क्या होते हैं, एंड देन इससे आपको कौन सी एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये चीज़ आपको तो यहाँ पर सबसे पहले विटामिन ए देखो। विटामिन ए जो होता है वो विजन और इम्यूनिटी के लिए होता है, और ये काय से मिलता है आप लोगों को, तो कैरेट और स्पिनच खाने से मिल जाएगा आपको। विटामिन B1 जो होता है वो एनर्जी और आपकी बॉडी जो नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये काय से मिलेगा, होल ग्रेन्स खाने से मिल जाएगा, पोक खाने से मिल जाएगा आप लोगों को। विटामिन B2 कॉम्प्लेक्स जो होता है वो काय से मिलता है, इससे आपकी मेटाबॉलिज्म को हाई रखने के लिए मिलता है। साथ ही मिल्क और एग में आप लोगों को विटामिन B2 देखने को मिलेगा। फिर विटामिन B3 जो होता है वो आपकी स्किन और हेल्थ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो लोग जो विटामिन सी वाले इंपॉर्टेंट करते हैं कि स्किन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो विटामिन B3 भी ले सकते हैं आप। ये आपको कैसे मिलेगा, फिश खाने से मिल जाएगा। ठीक है, और विटामिन B5 जो होता है वो आपके हॉर्मोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये कैसे मिलेगा, एग से आप लोगों को मिल जाएगा। फिर विटामिन B6 कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके ब्रेन से रिलेटेड जो कमजोरी रहती है ना, या हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है, तो वो आपको कैसे मिल जाएगा, बनाना या चिकन खाने से मिल जाएगा। विटामिन B6 तो ब्रेन और हेल्थ से, आप खसखस जो खाते हैं हम लोग ठंड में, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जरूरी नहीं कि यही खाना है आप लोगों को, बाकी चीज़ें भी होती है, आप लोग खुद सर्च करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, विटामिन B7 जो होता है वो हेयर और नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनके बाल झड़ रहे हैं तो वो लोग आपके हेयर्स और नेल्स को सही करने के लिए विटामिन B7 कॉम्प्लेक्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट करें, तो वो काय में मिलता है, एग्स और आलमंड्स में ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। विटामिन B9 तो ये फेटल डेवलपमेंट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये कैसे मिलेगा, लीफी ग्रीन या लेग्यूमेंस खाने से मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, फिर विटामिन B12 जो होता है वो आपके ब्लड और ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये मीट और डेयरी फीड प्रोडक्ट्स खाने से मिल जाता है। फिर आती है विटामिन सी की बात, तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, सबको मालूम है काय के लिए होता है भाई, तो विटामिन सी आप लोगों को स्किन वगैरह या आपकी ग्लो के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आपको काय से मिलेगा, तो आपको साइट्रस और ब्रोकोली खाने से मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, फिर आ जाता है विटामिन डी, तो आपकी ये सबको पता है विटामिन डी हड्डियों के लिए ज़्यादा
तो विटामिन डी आप लोगों को सनलाइट से मिलता है, सबको पता है। सैल्मन फिश जो होती है उसको खाने से भी मिल जाएगा आप लोगों को। विटामिन ई जो होता है वो आपके जितने भी बॉडी सेल्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो विटामिन ई जो रहता है वो आपको नट्स के अंदर और सीड्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है ना। तो विटामिन के जो होता है वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग, मतलब जो ब्लड का थक्का जम जाता है उसको बचाने का काम करता है। तो ये आपको काय के अंदर मिलेगा। तो ये कैल और ब्रोकोली करके एक आता है खाने की, ब्रोकोली आती है एक, है ना, सब्जी है, तो वो उससे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। या अब बात कर लेते हैं इसके साइंटिफिक नेम्स की। तो क्या क्या होते हैं? विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन, है ना, और विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का होता है नाइट्रोनिक एसिड या नाइसिन, ठीक है। विटामिन B5 का होता है पैंथोनिक एसिड, विटामिन B6 का होता है पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 का होता है बायोटिन, विटामिन B9 का होता है फॉलिक एसिड, विटामिन B12 का होता है कैबोलोमिन, है ना, विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का होता है सेलिफ्रोल, और विटामिन ई का होता है टोसेफेरॉल, और विटामिन के का होता है फाइलक्योलन, है ना। तो इस तरीके से इसका कुछ नाम है। आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पर मत जाएं, आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को फुल ऑन फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है यहाँ पर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। जैसा कि हमने पढ़े अभी तक न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, उसके अंदर तो सब कुछ देख लिया। अब यहाँ पे बचता है हमारा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। उसके अंदर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के अंदर सबसे पहला आता है फाइबर और रफेज। तो फाइबर और जो रफेज होता है वो इनडाइजेस्टिबल कंपोनेंट होता है जो फूड में फाउंड होता है। कौन कौन से? फ्रूट में, वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर आप एक सेवफल का जूस पी रहे हो तो आप लोगों को क्या मिल रहा है? उससे प्रोटीन मिल रहा है ना, या फ्लूइड बन रहा है, मतलब जूस तो आपको सिर्फ बॉडी में जूस ही जा रहा है, ठीक है, आप लोगों को इन द सेंस। और अगर आप पूरा एप्पल खा लोगे तो उसके साथ आप लोगों को फाइबर और रफेज भी मिल जाता है, क्योंकि यार जूस के साथ आपको सिर्फ लिक्विड पार्ट दिया जाता है और जो बचा कुचा रहता है उसको फेंक दिया जाता है। जो बचा कुचा होता है वही आपका फाइबर और रफेज होता है। आप लोगों को ये चीज समझ में आनी है, मतलब इन द सेंस ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप लोग कोई सा भी ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोटीन इंटेक करते हो, फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ आप पनीर खा रहे हो, चिली पनीर खा रहे हो, तो आप लोगों ने देखा होगा उसके साथ आप लोगों को बहुत सारे सलाद भी रख के दिया जाएगा जो कि आपका फाइबर और रफेज का काम करता है, ठीक है। आप अगर आप चिली चिकन खा रहे हो तो उसके साथ भी आप लोगों को सलाद रख के दिया जाता है जिससे आपका वो खाना डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि ये डाइजेस्टेबल अमाउंट में होते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सॉल्युबल इन वाटर, एक होता है अनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये दो चीज से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होता है वाटर। तो वाटर सबने अभी पढ़ा था अपन ने कि बहुत इसेंशियल कंपाउंड होता है। वाटर हमको 5 लीटर पीना चाहिए। 90% हमारे बॉडी कंपोनेंट से वाटर से बनी हुई है। बॉडी रेगुलेट को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। साथ ही हमारे क्या रहता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर 20% हमारे को वाटर मिल जाता है फूड से, और 80% हम लोग पी कर ही उसको इंटेक करते हैं, ठीक है, बॉडी को कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से वाटर को भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, ये भी एक नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होता है। सेकंड होता है हमारा, थर्ड दे रखा है इन लोगों ने, कलर कंपाउंड। तो कलर कंपाउंड इन द सेंस यार, जो लोग आप कलर कंपाउंड से बात की जा रही है यहाँ पे, जैसे कि जलेबी की बात की जाती है, तो जलेबी के ऊपर क्या डाल दिया जाता है? उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर कंपाउंड डाला जाता है, ठीक है, जिससे कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कलर कंपाउंड होता है। देन नेक्स्ट हमारा दे रखा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के अंदर फ्लेवर कंपाउंड। तो फ्लेवर कंपाउंड क्या होता है? जैसे कि यार सीधी सी बात है, बहुत सारे फ्लेवर नहीं होते, आप लोगों ने देखा होगा रसना के अंदर फ्लेवर डाला जाता है, टैंग के अंदर फ्लेवर डाला जाता है। तो ये क्या है? ये सिर्फ एक फ्लेवर कंपाउंड है जिससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, सिर्फ फ्लूइड का काम कर रहे हैं ये आपके अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है? एक प्रकार का टेस्ट बढ़ाने के लिए आपको डाले जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेवर कंपाउंड होते हैं। देन आता है हमारा प्लांट कंपाउंड। प्लांट कंपाउंड क्या है? तो प्लांट कंपाउंड जैसे कि आप लोगों को पता होगा टी, कॉफी, इन चीजों से क्या मिल रहा है? आप लोग सिर्फ आपका मूड स्विंग करने के लिए आप लोग पी लेते हैं, बाकी ये एक प्लांट कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। आई होप आप लोगों को ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है, और यही लिख के आना, ज्यादा लिखना नहीं है डीप में। सो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है हेल्दी वेट। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बीएमआई दिया था जिसके अंदर आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि आप लोग अगर बैलेंस डाइट लेते हो, बैलेंस डाइट जिसमें करेक्ट प्रोपोर्शन में सब कुछ चीज़ें, मिनरल्स सब चीज़ रहती थी, ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते थे, अगर वो फूड कंज्यूम कर रहे हो आप लोग, तो आप लोगों को हेल्दी बॉडी मिलेगी या हेल्दी वेट मिलेगा। वहीं से यहाँ पे रिलेट किया गया है आपका जो बॉडी मास इंडेक्स होता है हेल्दी वेट कैरी करने के लिए। ये नहीं है इसका मतलब कि कोई मोटा ताज़ा इंसान दिखता है आपको खाते पीते का घर का तो वो हेल्दी है। हेल्दी का मतलब वो नहीं होता है। हेल्दी का मतलब होता है गुड लुकिंग इंसान, जो कि यार फिट हो, जिसकी बॉडी फिट हो, जिसके पॉस्चर्स बिल्कुल अच्छा हो, स्मार्ट, गुड लुकिंग, डैशिंग, वो वाला बंदा होता है वो हेल्दी
बॉडी के अंदर आता है या हेल्दी वेट के अंदर आता है। तो ऐसी चीज़ को BMI से रिलेट किया गया है कि बॉडी मास जो इंडेक्स होता है वो आपका 18.5 टू 24.9 तक आ रहा है, तो आप हेल्दी वेट कैटेगरी के अंदर आ रहे हो, ठीक है। और वहीं आप लोगों का 29 के अंदर आ रहा है तो आप ओवरवेट के अंदर जा रहे हो, है ना। 25 टू 29 के अंदर आ रहे हो तो आप लोग ओवरवेट जा रहे हो, और ठीक है। और वहीं आपका BMI अगर 30 से भी ज़्यादा आ रहा है, 30 से भी ज़्यादा आ रहा है तो आप लोग ओबेस कैटेगरी में आ रहे हो, मतलब कि आपका मोटापा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है और आप लोगों को उसको डिक्रीज करना चाहिए बैलेंस डाइट के थ्रू, ठीक है। तो ये देखो एक छोटा सा चार्ट दे रखा है। 18.5 टू 24.9 तक होता है नॉर्मल वेट, 25 टू 29 होता है ओवरवेट, 30 टू 34.9 ओबेसिटी में आ जाता है। ये सारी ओबेसिटी की क्लास दे रखी है, इससे ऊपर से आप मोटा इंसान होते जा रहा है, जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है कि किस तरीके से आप अपने हेल्दी वेट को कंट्रोल कर सकते हो या उसको बचा के रख सकते हो। तो सबसे पहले आप एक अप्रोप्रिएट गोल तैयार कर लो जिससे आपका वेट लूज होता रहे, ठीक है। साथ ही अपनी कैलोरीज को कट करते रहो और एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखो। रेगुलर एक्सरसाइज करो, जिम योगा करो, जिससे कि आप अपनी हेल्दी बॉडी को रख सकते हो। साथ ही फैटी फूड, जंक फूड या फास्ट फूड को अवॉइड कर दो, बिल्कुल भी खाना ही नहीं है, ठीक है। जो भी सिमिलर आप चीज़ें खाते हो, बिल्कुल रोज दाल चावल खा रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, बिल्कुल बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग खाना खाना है, ठीक है। और जो भी चीज़ खा रहे हो उससे आपको इंटेक कैलोरी जो होती है ज़्यादा करना है और मतलब बैलेंसिंग करके रखना है, इंटेक कैलोरीज का बैलेंस करके रखना है। साथ ही एक्सपेंडिचर कम करना है जिससे कि आपका हेल्दी बॉडी बना रहेगा, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। तो क्या पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या होता है? कॉमन पिटफॉल डाइटिंग फॉर एन इवेंट। तो यार सीधी सी बात है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आप लोगों को कि यार कोई भी बंदा है वो सुबह उठता है और देखता है कि यार उसका एकदम से बहुत ज़्यादा वेट हो गया, यार बहुत ज़्यादा मैं मोटा दिखने लग गया हूँ, है ना। तो वो वेट अपना मेजर करता है तो बहुत ज़्यादा मोटापा दिखता है उसको, तो वो एकदम से मतलब क्या करता है कि यार आज से पूरा खाना पीना बंद, है ना। आज से पूरा खाना पीना बंद, मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, सुबह भी नहीं खाऊंगा, शाम को भी नहीं खाऊंगा, ठीक है। कुछ एक ही प्रकार का खाना खाऊंगा या कुछ मतलब एक ही बार एक टाइम ही खाना खाऊंगा। उससे क्या कर रहा है वो अपना मतलब जो मील रहती है उसको स्कीप करना चालू कर देता है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, उसकी बॉडी तो मतलब वेट तो कम होने लग जाएगा, पर वो क्या कर रहा है, वो उससे अपनी मील स्कीप करने के थ्रू अपनी जो जितने भी आपको उसको एनर्जी लेवल मिलता था डेली का वो उसको स्कीप कर रहा है, ठीक है। जिससे वो क्या कर रहा है, स्टारवेशन कर रहा है, स्टारवन कर रहा है, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है, उसका मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होने लग जाता है बॉडी के अंदर, और बॉडी मेटाबॉलिक रेट कम करेगी तो आप लोगों के जितने भी ग्रोथ हो तो डेवलपमेंट होती थी वो बिल्कुल नहीं होगी, आपके मसल्स जो हो जाएगी बिल्कुल लॉस होने लग जाएगा, है ना। आप लो होने लग जाओगे, आपकी बिल्कुल लो मतलब एनर्जी लेवल पूरा डाउन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए, इसलिए पिटफॉल नहीं करना है आपको डाइटिंग के अंदर, बिल्कुल हेल्दी डाइट रखना है, एक्टिव लाइफ स्टाइल रखना है और बैलेंस डाइट बना के रखना है अपनी। और आपको सोच रहे हो कि क्या क्या इसके कंजप्शंस होते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज एंड स्कीपिंग मील्स, मतलब आप स्कीप कर रहे हो अपनी मील्स को, है ना। और क्या कर रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट और फैट को खाना ही छोड़ देते हो, आप ऐसा फूड खा रहे हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात सकते हैं आप रिप्लेस कर दोगे कार्बोहाइड्रेट और फैट की जगह, आप लोग क्या करोगे, बेवरेजेस लाइक ड्रिंक्स और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने लग जाओगे आप लोग उसकी जगह आपका वेट करने के लिए। अब बिना एक्सरसाइज के सोचोगे कि यार मैं एक्सरसाइज भी नहीं करूं और डाइटिंग कर लूं, मतलब बिना एक्सरसाइज के मेरा वेट भी कम हो जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो आपको पिटफॉल ऑफ डाइटिंग नहीं करना है, आपको एक हेल्दी डाइट पहले डाइट प्लानर से बनवाना है एंड देन उसको फॉलो करना है आपका वेट कम करने के लिए, ठीक है। तो आप जो भी सही तरीका होता है वही अप्लाई करो, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है हमको फूड इंटॉलरेंस। तो फूड इंटॉलरेंस एक्चुअली होता क्या है, तो फूड इंटॉलरेंस एक इसी प्रकार की चीज है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं कि यार आप और आपका दोस्त गए हो एक जगह पिज्जा खाने पे, अब पिज्जा खाने की बात आती है, आप लोगों ने ऑर्डर कर दिया यहाँ पर कि आज यार अपन मशरूम पिज्जा खा लेते हैं। तो मशरूम पिज्जा आपके दोस्त ने जैसे ही खाया तो उसकी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट ही नहीं किया और उसने पूरी वॉमिटिंग कर दी उस पिज्जा के ऊपर, तो आपका भी मूड खराब, आपके दोस्त का भी मूड खराब। तो ये ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज इसलिए हुआ क्योंकि उसने कभी मशरूम खाया नहीं था, उसकी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट ही नहीं किया, एब्जॉर्ब ही नहीं किया, इसलिए इसी को बोलते हैं फूड इंटॉलरेंस। तो यार ऐसी डाइट लेना जो कि आप बिल्कुल मतलब आपने कभी खाई नहीं हो, या ऐसी चीज जो आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पाती है आपकी बॉडी किसी चीज को जो कि आप बिल्कुल नहीं खाते हो, तो उस टाइम पे होता है फूड इंटॉलरेंस। इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, तो यार मतलब आपके अंदर जो एंजाइम्स रहते हैं, बॉडी के एंजाइम्स रहते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम की कमी होना, है ना, जिससे कि आपका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है कोई सा भी खाना और वो फिर वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाता है। इसके फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो वॉमिटिंग करना, गैस होना, मॉर्निंग में सिकनेस होना, ठीक है, एसिडिटी होना, डायरिया होना, हेडेक होना, क्रैम्प्स आना, ये सब इसके फूड इंटॉलरेंस के काम है। आपको कभी भी ऐसी चीज हो तो आप सोच सकते हो कि यार मैंने कुछ फूड इंटॉलरेंस वाली एक्टिविटी की थी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक दे रखा है यहाँ पर फूड मीट। तो फूड मीट से क्या मतलब है यहाँ पर कि यार हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर और वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऐसे फूड मीट हैं जिसके थ्रू मतलब ओवरऑल दी वर्ल्ड है ये, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि यार बहुत सारी कहावतें हैं लाइक यार कि कार्ब्स आपको बहुत ज़्यादा मोटापा कर देते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, कार्ब्स आपको कहाँ से मोटापा कर देंगे, कार्ब्स तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी या लार्ज अमाउंट में खाओगे तो आपको वो मोटापा करते हैं, अदरवाइज थोड़ी करेंगे, है ना। क्योंकि कार्ब्स तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कार्ब्स लोगे ही नहीं आप तो फिर आपको एनर्जी ही नहीं मिलेगी एंड आप लोग उससे डल हो जाओगे या लो फील करने लग जाओगे। इसलिए कार्ब्स लेना भी इंपॉर्टेंट। तो ये एक बिल्कुल गलत मिथ है, आप लोग एग्री करोगे। देन सेकंड दे रखा है कि फ्राइड फूड इज हार्मफुल। ये भी गलत मिथ है। अगर आप फ्रेश ऑयल के साथ कोई सा खाना खा रहे हो तो मेरे को तो नहीं लगता कि आप उससे कोई हार्म होने वाला है आप लोगों को। हाँ, वो बात अलग है कि आप मतलब कि यार एक कचौरी तली किसी ने और उसी कचौरी के अंदर फिर वापस पापड़ भी तल दिए, उसी कचौरी के अंदर सब्जी भी बना ली, तो ऐसा हमारी इंडियन फैमिली के अंदर होता है। पर ये भी एक गलत मिथ है। अगर आप फ्रेश ऑयल के साथ कोई सा कुछ चीज़ बनाओगे, फ्राइड करोगे तो आपके लिए वो हेल्दी होती है। देन दे रखा है एग्स इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये भी मिथ बिल्कुल गलत है। अगर एग्स आप बिल्कुल प्रोटीन या हेल्दी डाइट के लिए खा रहे हो और नॉर्मल लेवल पे खा रहे हो, ज़्यादा नहीं खा रहे हो, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ना है। ये भी गलत मिथ है। एंड देन रखा है ड्रिंकिंग वाइल ईटिंग मेक यू फिट। मतलब पानी, खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए जिससे कि आप मोटापा हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल गलत मिथ है। हाँ, ये बात अलग है कि खाना खाने के बीच में पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि आपका पेट भरा जाता है, ठीक है, तो वो पेट मोटा हो जाता है हमारा, वो गलत, बिल्कुल गलत मिथ है ये भी, ठीक है। एंड डोंट टेक मील इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग द फिश। मतलब ये वाली मिथ भी मेरे को आज तक समझ में नहीं आई है। वो बात अलग है कि वाइट स्पॉट हो जाते हैं किसी किसी को मतलब मछली खाने के बाद पानी पीने से, तो वो वाइट स्पॉट वाली बीमारी होती है। वो कौन सी बीमारी होती है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो ये भी गलत मिथ है, अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं हुई है, ठीक है। तो ये इतनी सारी मिथ दे रखी है, आप लिख के आ सकते हो। 1-2 नंबर का टॉपिक है, 1-2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। सो लास्ट हमारा टॉपिक दे रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स। तो यार सीधी सी बात है, डाइट जो है हमारा एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है एथलीट के परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर स्पोर्ट्स प्लेयर अगर कुछ चीज़ नहीं लेगा, गुड न्यूट्रिशंस नहीं लेगा, तो उसकी मतलब परफॉर्मेंस अच्छी आ ही नहीं सकती है। मतलब वो परफॉर्मेंस काय में हो सकती है, प्रिपरेशन के थ्रू भी हो सकती है, कंपटीशन के दौरान भी हो सकती है और कंपटीशन के बाद भी हो सकती है। तो यही चीज़ है कि डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर सेकंड दे रखा है इसके अंदर वाई न्यूट्रिशन फॉर प्लेयर्स। मतलब कि यार सीधी सी बात है, यहाँ पे भी प्लेयर के लिए न्यूट्रिशन कंज्यूम करना या एब्जॉर्ब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंटेक करना। क्योंकि यार प्लेयर जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिससे कि उनकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए उनको न्यूट्रिशन लेना जिसके थ्रू उनकी बॉडी नरिश हो सके, है ना, तो वो ज़्यादा मैटर करता है कि उनको न्यूट्रिशन सही लेना चाहिए। इसीलिए उनकी पूरी बिल्कुल डाइट बनाई जाती है ना, बिल्कुल बैलेंस डाइट बनाई जाती है उनके डाइटिशियन के थ्रू, जिससे कि उनका मतलब अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस, बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंटेशन आ पाता है परफॉर्मेंस के मतलब प्रेजेंटेशन के दौरान, ठीक है। तो ये चीज़ है, न्यूट्रिशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है प्लेयर के लिए। देन हमको दे रखा है कि कंपटीशन के दौरान पहले क्या डाइट लेनी चाहिए एक प्लेयर को, प्री कंपटीशन डाइट क्या होनी चाहिए उसकी। तो यार सीधी सी बात है, उसको गुड कंज्यूम या मतलब अच्छा न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए, रिच फूड खाना चाहिए जिससे कि उसका एनर्जी और इंड्योरेंस बढ़ा रहे, क्योंकि उसको एक लॉन्ग इंड्योरेंस में करना रहता है। उसका जो भी कंपटीशन है उसके पहले उसको ये खाना खाना पड़ेगा। सेकंड थिंग, उसको कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा अपनी डाइट के अंदर, सीधी सी बात है, जिससे कि उसको एनर्जी लेवल उसका बढ़ पाए, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपको फ्यूल के तौर पर मसल के अंदर काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको प्रोटीन्स भी ऐड करने पड़ेंगे जिससे कि उसकी मसल्स की रिकवरी और इम्यून फंक्शन भी उसका बेटर वर्क करने लग जाए। और साथ ही उसको हाइड्रेट रखना पड़ेगा अपनी बॉडी को जिससे कि उसका फ्लूइड लेवल बराबर रह सके। तो इसको प्री कंपटीशन डाइट के अंदर ये चीज करनी पड़ेगी। और आप लोग थोड़ा सा मन से भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट दे रखा है ड्यूरिंग कंपटीशन डाइट, मतलब कंपटीशन के दौरान क्या क्या डाइट लेते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो उनको हाइड्रेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि यार ड्यूरिंग मैच, क्रिकेट मैच के अंदर मतलब जो बाहर प्लेयर होते हैं, जो एक्स्ट्रा में होते हैं, वो लोग पानी पिलाया करते हैं, हाइड्रेट रखते हैं प्लेयर्स की मतलब बॉडी को। सीधी सी बात है, आप लोगों ने देखा भी होगा ये, ठीक है। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट दिए जाते हैं जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, और ये दिए जाते हैं जो कि एनर्जी ड्रिंक होती है, ठीक है, जो कि उनकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है, ठीक है। ऐसी चीज दी जाती है एनर्जी
इजीली डाइजेस्टेबल स्नैक्स भी दे सकते हैं लोग, केले खा लेते हैं या ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे कि उनको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट मिल जाए और उनका एनर्जी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो ये चीज़ आप लिख के आ सकते हो। देन नेक्स्ट दे रखा है हमारा पोस्ट कॉम्पिटिशन डाइट क्या होनी चाहिए, मतलब कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद उनकी जब मसल ब्रेक डाउन हो जाती है, या आप बोल सकते हो उनकी जो एनर्जी लेवल बिल्कुल कम हो जाती है, वो मतलब कॉम्पिटिशन बेस्ट परफॉर्मेंस दे चुके होते हैं, उसके बाद उनकी क्या डाइट होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, उसके बाद उनकी मसल की रिकवरी होना बहुत ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी हो जाती है एक डाइटिशियन के लिए। तो उन लोगों को उस तरीके से न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं जिससे कि उनकी मसल्स को रिपेयर कर सके। अब वो कौन सी चीज़ होती है, तो वो होती है मेन इंपॉर्टेंट थिंग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन करके उनको दिया जाता है जिससे कि उनकी मसल रिकवरी हो सके 30 मिनट बाद, ठीक है, जिससे उनकी मसल्स को रिपेयर करा जाता है। याद रखना, अब प्रोटीन्स में क्या क्या खाते हैं, जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझ सकते हो कि एक जिम में बंदा अपनी मसल को ब्रेक डाउन करने के बाद क्या क्या खाता है, तो वो अपने प्रोटीन्स वाली डाइट खाता है, जैसे कि एग कंज्यूम करता है, या अपनी बोल सकते हो फाइबर्स कंज्यूम कर लेता है, या ऐसे मतलब बोल सकते हो आप स्प्राउट्स खाता है, या अपनी मील में कुछ दूध वूध लेता है जिसके थ्रू शैक्स वैक्स बना के पीता है। तो ऐसी चीज़ जिससे कि उनकी मसल वापस से रिपेयर हो सके, या मैं जो ब्रेक डाउन हुआ उनकी बॉडी में उसको रिपेयर कर सके, ऐसे फूड खाता है। रिच फूड को अपनी बॉडी में इंप्लीमेंट करता है वो। और हाइड्रेशन तो रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। तो ये भी एक ये पोस्ट कॉम्पिटिशन डाइट होती है, ये आप लोग मन से भी लिख के आ सकते हो। इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर यही दे रखा है। सो आई होप आपको पूरी तरीके से चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड देन मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि ज़्यादा बायोलॉजिकल टर्म्स पे मत जाओ, उसके बिल्कुल सिंपल सी चीज़ लिख के आओगे, आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। आप लोग पॉज करके मेरे नोट्स ले लिया करो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसके आप लोगों को आंसर देना है मेरे को, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से यूनिट समझ में आ गई है। ये सारे एमसीक्यूज पॉज करके एक बार सारे अटेम्प्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।